तो लोगों ने पैरोडी भी बना रखी है, मैं निकला गड्डी लेकर, रास्ते में एक फ्लाईओवर आया और मैं गड्डी मोड़ लाया। तो अच्छा। लोग उसका मजाक भी बना रहे हैं। हाँ। लेकिन ये एक सीरियस बात है, इसका मजाक नहीं बना सकते हम। बिल्कुल। और मोदी जी में आप समझिए, अगर 140 करोड़ लोगों में सबसे सुरक्षित व्यक्ति कोई है तो वो देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसको एसपीजी कवर मिला हुआ है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का उसको कवर मिला हुआ है, एसपीजी को असीमित अधिकार मिले हुए हैं। यानी एसपीजी कोई भी क्राइम कर दे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए तो ना उस पर एफआईआर हो सकती, ना उसकी जांच हो सकती, ना जिस आदमी ने वो गुनाह किया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती। तो मोदी जी दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में है, मैं हमेशा कहता हूँ। और अब अगर मोदी जी को एसपीजी पर भरोसा नहीं है कि एसपीजी के रहते हुए भी अगर उन्हें लगता है कि मैं जिंदा लौट आया, तो इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि एसपीजी इतनी सक्षम नहीं है कि उन्हें बचा सके। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों की उस तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। अभी प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे, या ये कहिए कि दौरा ना होने के मामले को इतना खींचा जा रहा है और उस पर इतनी चर्चा है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी और मीडिया भी और सियासी गलियारे भी, हर जगह सिर्फ प्रधानमंत्री जी का वो एक सेंटेंस गूंज रहा है जिसमें कहा गया कि अपने सीएम को थैंक यू बोल देना, मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंच गया। इस सब के क्या मानी है और आखिर इसके पीछे क्या मर्जी है? ये क्या नैरेटिव बदलने की कोई कोशिश की जा रही है? अब से पहले सोचा जा रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश के या कुछ और स्टेट्स के भी इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएं, या ओमिक्रॉन और ये जो पेंडेमिक की वजह भी बताने की कोई कोशिश हो सकती थी। इस सब पर जो कुछ अटकलें थी वो एकदम ऐसा लगा जैसे रुक गई। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जिनको आप बहुत ही दिलचस्पी से सुनते हैं और बहुत ही बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं। वकील हैं पेशे से और प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के, जिसने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की नाक में दम किया था। ये याद करने की बात है। आप लोग अगर अब भी सर्च करेंगे गूगल पर तो रविंद्र जी के बहुत से कारनामे आपके सामने आ जाएंगे। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा, अधूरा दौरा कहा जाए, जो जिस तरह से वो वापस आ गए, फ्लाईओवर पर गाड़ियां अटकी रहीं, किसान अपनी जगह मौजूद रहे, अब इस वक्त जो कुछ ये अब हुआ, चूंकि साथ साथ मुझे यकीन है और दुनिया को यकीन है कि प्रधानमंत्री जी को पल पल की खबरें उस जगह की भी आ रही थी जहां उन्हें रैली संबोधित करनी थी। वहां की कुर्सियों के खाली होने की खबरें, तस्वीरें सबके साथ एक दूसरे को पहुंचाई जा रही थी। तो अब तो तस्वीरों से बात पहुंच जाती है, ज़बानी कहने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ है इसके पीछे, जिस तरह से इस पर अब ये चर्चा चल रही है? क्या कुछ चाहते हैं प्रधानमंत्री देश में, यानी सियासत किस तरफ मोड़ी जा रही है? देखिए, बड़ी अजीब बात हुई कि 24 घंटे में हर चीज का नैरेटिव बदल गया। हम और आप जो है, या पूरी दुनिया, अगर हिंदुस्तान के लोगों की बात करें तो वो यूपी चुनाव की बात कर रही थी, ओमिक्रॉन की बात कर रही थी, अपनी महंगाई गुर्बत की बात कर रही थी, किसान आंदोलन की बात कहीं नहीं थी, पंजाब की बात कहीं नहीं थी। मोदी जी पंजाब गए और वहां से अपना दौरा अबॉर्ट करके, जिसे गर्भपात कहते हैं, उसे छोड़कर जो है वापस लौट आए। तो लोगों ने पैरोडी भी बना रखी है, मैं निकला गड्डी लेकर, रास्ते में एक फ्लाईओवर आया और मैं गड्डी मोड़ लाया। तो लोग उसका मजाक भी बना रहे हैं। लेकिन ये एक सीरियस बात है, इसका मजाक नहीं बना सकते हम। बिल्कुल। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का भी मामला था, जो सुरक्षा की बात उन्होंने हिंदुस्तान में, आप समझिए, अगर 140 करोड़ लोगों में सबसे सुरक्षित व्यक्ति कोई है तो वो देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसको एसपीजी कवर मिला हुआ है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का उसको कवर मिला हुआ है, एसपीजी को असीमित अधिकार मिले हुए हैं। यानी एसपीजी कोई भी क्राइम कर दे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए तो ना उस पर एफआईआर हो सकती, ना उसकी जांच हो सकती, ना जिस आदमी ने वो गुनाह किया है उसके खिलाफ कोई
कार्रवाई हो सके। तो मोदी जी दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और अब अगर मोदी जी को एसपीजी पर भरोसा नहीं है कि एसपीजी के रहते हुए भी अगर उन्हें लगता है कि मैं जिंदा लौट आया, तो इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि एसपीजी इतनी सक्षम नहीं है कि उन्हें बचा सके। तो मैं पढ़ रहा था कि उसके लिए दूसरा दरवाज़ा एक ही है कि जब दुनिया में लोग सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सबसे अच्छे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो स्विस आर्मी के माने जाते हैं। और स्विट्ज़रलैंड की आर्मी के बारे में दिलचस्प बात है कि वो ऑफेंसिव आर्मी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के पास कोई आर्मी नहीं है, क्योंकि वो चारों ओर से एक बफर स्टेट है और उसको कहीं कोई युद्ध नहीं हुआ उसका आज तक। तो उस हालत में वहाँ के जो सोल्जर हैं उनको इतना सक्षम माना जाता है कि आप देखिए सऊदीया की जो क्राउन फैमिली है उनकी सिक्योरिटी करते हैं। अच्छा। दुनिया के सबसे महंगे जो मर्सिनरी यानी भाड़े के सिपाही जिसे हम बोलते हैं, वो अगर कोई है तो स्विस सोल्जर है। और स्विस सोल्जर को मुझे लगता है कि मोदी जी को या तो अब स्विस सोल्जर की एक जो है बटालियन को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर देना चाहिए, वरना उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरी जान को खतरा है। सही। अब ये जान को खतरा एक ऐसी बात है कि मुझे लगता है कमज़ोर दिल के आदमी की निशानी है। जब नोटबंदी की तब भी उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों मैं जानता हूँ ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैंने जिन लोगों से झगड़ा मोल लिया है। तो वो देश के पूंजीपतियों को या पैसे वालों को, देश की जनता को उस समय कह रहे थे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब भीमा कोरेगांव का जो मामला है 2018 में जो उभरा, उसमें भी यही कहानी है। उसमें भी ये पता चला एनआईए जो जांच कर रही भीमा कोरेगांव की, हम जनवरी के महीने में है, इन्हीं दिनों की बात है वो। तो उसमें जो है ये आया कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का पर्दाफाश। और जब पर्दाफाश की बात हुई उसकी जांच जो है आप देखिए 2018 से लेकर हम 2021 तक आ गए हैं। 3 साल में एनआईए चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के मामले में जिन लोगों को 21 लोगों को एनआईए ने अरेस्ट करके रखा हुआ है तिजोला जेल में, उनमें से उनके खिलाफ एफआईआर या चार्जशीट फाइल करने की हिम्मत हिंदुस्तान की एनआईए को नहीं हुई। और वो एनआईए के बारे में जो बाकी जो अब सारी बातें आती हैं कि जो आर्सेनिक कंसल्टेंसी जो एक कंपनी है जिसे पेगासस की भी जांच की, उसने बताया कि रोना विल्सन और जो है सुरेंद्र गाडगिल, उनके जो है जो कंप्यूटर है उनमें ये डाला गया कि मालवेयर डाला गया, यानी एक तरह से जासूसी छद्म जो है वो ट्रोजन हॉर्स डाला गया कि प्रधानमंत्री की हत्या की जानी है। तो मैं जब उसकी तुलना करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की हत्या में तो एनआईए वाले शामिल है। प्रधानमंत्री की हत्या करनी है, ये अगर सुरेंद्र गाडगिल या रोना विल्सन या किसी और दूसरे के आपने लैपटॉप में डाला है, डेस्कटॉप में डाला है, तो ये सोच जिस आदमी ने टाइप की वो एनआईए का आदमी था। बिल्कुल। एनआईए क्या है? भारत सरकार की एजेंसी है। एनआईए प्रधानमंत्री और देश की सुरक्षा के लिए बनी हुई एजेंसी है। तो मोदी जी को एक्चुअली में सच पता है कि मेरे जो चारों ओर जो एनआईए वाले हैं, ये ईडी वाले हैं, ये सीबीआई वाले हैं, ये जो है एसपीजी वाले हैं, ये मेरी हत्या की साजिश इनके दिमाग में घूमती रहती है। और वो एक आदमी डरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में पेनोराइड। पेनोराइड होता है कि वो अपनी छाया को भी समझता है मेरी हत्या कर देगी। तो मोदी जी के साथ मुझे लगता है, जब मैं एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा था तो उसने कहा कि मोदी जी को ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर की बीमारी है। और ऑर्गेनिक जो मूड डिसऑर्डर है ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी जो है छद्म कल्पना करता है कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, सारी दुनिया मुझे मारना चाहती है। ये तो बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी हालत। इसमें पॉजिटिविटी तो कहीं रहती ही नहीं। मैं आपको कह सकता हूँ मोदी जी कम से कम रोज इलाज कराते होंगे, रोज कम से कम 8-10 गोलियां खाते होंगे। और उनको ऐसे आदमी जो होते हैं सोते हुए नहीं ज्यादा डर लगता है। मोदी जी जो बार बार कहते हैं मैं 18 घंटे जगता हूँ, तो वो इसीलिए जगते हैं क्योंकि ऐसा आदमी जो सोते में भी डर लगता है कि शायद सोते में मार दिया जाए। सोते में तो आदमी आधा मरा होता है, 90% मरा होता है। सही सही सही। तो सोते में आदमी सबसे असुरक्षित होता है, वो आदमी जो मानता है कि मुझे कोई मार देगा। तो अब ऐसी हालत में मोदी जी जो है बड़े डरपोक आदमी है। यानी आप ये कह रहे हैं वर्कोहॉलिक नहीं है बल्कि डर है, वो तो अपने आप को वर्कोहॉलिक कहते हैं। जो भी दुनिया का मर्डरर होगा, जो भी दुनिया का सबसे शैतान आदमी, शैतान कभी नहीं सोता इसीलिए लिखा हुआ है डेविल नेवर स्लीप। जी जी जी। डेविल इसे नहीं सोता क्योंकि उसको डर होता है कि शैतान को शैतानियत के बारे में पता होता है, तो सबसे ज्यादा डर उसे ही होता है। उसे खुद अपने कामों का मालूम होता है मैंने क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी
जो सुरक्षा असुरक्षा होने की भावना, ये अपने हत्या होने की भावना, हत्या होने की भावना, तो ये तो बहुत ही एक तरह से अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करने की सी ये हर तानाशाह के साथ होता है। हाँ। आप देखिए, आप पढ़िए हिटलर का। हाँ। हिटलर कहाँ रहते, बंकर में। जी जी जी। जर्मनी में महल था, महल अरे के साहब, अंदर। आपके तानाशाह पे मुझे याद आया, हमारे एक और जानकार हैं, दोस्त हैं, जिस तरह से आपसे हम इंटरव्यू लेते हैं, एक साहब हैं अविनाश काकड़े साहब, नागपुर में रहते हैं, जी। किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। वो उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी दी मोदी जी के लिए कि वो झुटलर हैं। झुटलर, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जरा साफ बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं कि झूठ और हिटलर को मिलाकर के उन्होंने बनाया। खैर, आप इसको किस तरह से कह रहे हैं? तो मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि मोदी जी एक कमजोर व्यक्ति हैं और एक तरह से वो चीजों का सामना करने को तैयार नहीं होते। और आप समझिए, सामना करने का तैयार होने के लिए वो पत्रकारों के सामना करने के लिए तैयार नहीं है, संसद में बैठकर विपक्ष के लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। जनता से आपने मोदी को देखा तो होगा नाटक करते हुए कि वो मिल रहे हैं, लोगों से दिखा रहे हैं कि मैं आम आदमी से मिला हूं। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, जो भी आदमी के साथ वो नाटक कर रहे होते हैं, जिन बच्चों के साथ, जिनके लिए, तो बच्चों ने बाद में इंटरव्यू में कहा कि 6 घंटे हमारी सिखाया गया, 6 घंटे हमारी तलाशी ली गई, 6 घंटे में कहा गया तुम्हें क्या सवाल पूछना है, क्या नहीं पूछना। तो एक तरह से मोदी जी जो है एक स्वाभाविक व्यक्ति नहीं है। इतिहास में नॉर्मल आदमी नहीं है, आप ये कहना? हाँ जी, हाँ जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े देश को चलाने वाला आदमी अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो चीन वाला मसला है, चीन की तरफ से एक तस्वीर आई, ये भी आया कि उन्होंने कई गांव हमारे यहाँ बना लिए हैं, फिर ये भी बताया कि हमारे इलाके में आकर के उन्होंने फिर झंडा लहराया है। उसके बाद एक तस्वीर और आई, बहुत जल्दी आई। बहुत जल्दी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमें भी पत्रकारिता करते हुए अच्छा खासा वक्त हो गया। अर्ली 80s में हमने शुरू किया था। कुछ चीज़ें लगती हैं कि दिखाई जा रही हैं, हकीकत कुछ और होती है। तो तकरीबन ऐसा ही कुछ लगा कि 2 दिन बाद ही एक तस्वीर आई कि भारत के सिपाहियों ने, फौजियों ने एक ख़ास जगह झंडा लहराया और ये बताने की कोशिश की गई कि चीन के फौजी यहाँ कहीं नहीं आए हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चीन हमारे साथ जो है पूरे सक्रिय युद्ध में उतरा हुआ है। सक्रिय बहुत बड़ी बात। हमारे बॉर्डर पर उसकी तैयारी उस तरह है जैसे लड़ाई चल रही हो। और हमारी तैयारी ऐसी है जैसे हम अफीम खाकर वहां पर बैठे हों, क्योंकि मोदी जी ने पिछले साल ही कहा था ना कोई आया है ना कोई घुसाया है। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि चीन ने वहां क्या किया। आपको शायद पता नहीं, जनता को सरकार बताती नहीं। 364 जियोंगकोंग यानी मॉड्यूल जो होते हैं, जैसे आपने पूरी चीज को प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बना ली, फिर पूरे कमरे बना लिए, तो उस गांव की एक यूनिट को, जिसमें कि 8-10 हटमेंट होते हैं, उसमें पूरी सुविधा होती है, कम से कम 24 लोग रह सकते हैं, तो उसे बोलते हैं चीनी भाषा में जियोंगकोंग। उसने 364 जियोंगकोंग हमारी जो सीमा है, गलवान वैली की, पेगोंग झील की, ग्वांसो की और इधर अरुणाचल में, सब जगहों से वो जमा दी हैं। सड़क बन गई, कनेक्टिविटी बन गई। ये आपको कोई नहीं बताएगा, हमारा मीडिया बिल्कुल आपको नहीं बताएगा। चीन ने वहां पर क्या किया? चीन ने वहां पर जो है अपनी आर्मी सोल्जर्स हटाकर उसकी जगह कृत्रिम मशीनें लगा दी हैं। अच्छा। और कृत्रिम मशीनें यह है कि वो मशीनें, आप समझिए, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे चांद पर जब सैटेलाइट जाता है और वहां पर जो है आप देखते हैं व्हीकल चलता है, तो वैसे व्हीकल है, ऑटोमेटिक किस्म का होता है, वो अपने आप चलता है, अपने आप चलता है, अपने आप वो शूट कर सकता है, अपने आप डिक कर सकता है, अपने आप कुछ भी कर सकता है, तस्वीरें भेज सकता है। जी हाँ, तस्वीरें नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। उस पे चीन ने जो है 16 बंदूकें लगा दी हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक उस पर लगी हुई हैं। और उस पर जो है कम से कम समझिए 10,000 गोलियां, बुलेट उसके अंदर स्टोर है। अच्छा। और उसने क्या किया, अपने फिजिकल सोल्जर्स को पीछे हटा लिया और उसकी जगह 88 जो ऐसी जो मशीनी मानव है, वो उसने वहां पर ऑलमोस्ट रोबोट जिसे कहा जा सकता है, सादा ज़बान। हाँ जी, हाँ। वो जो है वो लगा दी 88 तो उसे गलवान वैली के पास लगा दिए और 38 जो है उसे दूसरी जगह पे लगा दिए।
तो अगर उसको कहें तो चीन ने ये तैयारी कर रही है कि अगर हम आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे सामने आदमी होगा ही नहीं, आदमी नहीं होगा, हमारी सेना जो है हमारी फिजिकल आर्मी होगी और उसकी मशीनी आर्मी होगी। ये उसने वहां पर व्यवस्था कर दी है। अच्छा, यहाँ के मीडिया में तो कहीं इस किस्म की चीजें नहीं आ रही, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से? ऐसा है, आँख खुली रखनी चाहिए। नहीं, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के सामने आपसे मालूम करना चाहता हूँ। ऐसे होते खबरें कहीं छुपती नहीं है, खबरें आती जरूर हैं, लेकिन वो जरी बड़ी बारीक होती है, बहुत बारीक। जैसे जब जो स्पेशलिस्ट होता है, आपके कैंसर है तो कैंसर का डिटेक्ट आपको तो नहीं दिखेगा, लेकिन स्पेशलिस्ट बता देगा कि यहाँ कैंसर है। तो आपको चीजों की चीर फाड़ जो है बड़ी मैग्नीफाइंग जैसे होता है ग्लास लगा के करनी पड़ती है, तो पता चलता है। मेरा कोई सोर्स दूसरा नहीं है कि मैं चीन की उस वैली पे जाके होके आया हूँ, लेकिन मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। आमतौर पर भारत के मीडिया को तो यही शिकायत है जो जनवन ये मीडिया वाले तो आप समझिए, अगर ये बेचारे मीडिया में नहीं होते तो मैं समझता हूँ ये कहीं पे कुंजड़े होते, सब्जी बेच रहे होते, कहते आलू ले लो, प्याज ले लो, लहसुन ले लो, मिर्ची ले लो। ये मीडिया वाले नहीं है। ये अंजना ओम कश्यप हुई या सुधीर चौधरी हुआ या गोस्वामी हुआ, ये सारे के सारे इन्हें आज अगर बाहर निकाल दो, इनको कुछ नहीं होता, तो ये कहीं पर किसी होटल में वेटर का काम भी कर रहे होते तो रोज रोज डांट खाते, क्योंकि ये इतने बदतमीज और निखद्द है कि ये पढ़ते ही नहीं, और ये पढ़ते नहीं तो इन्हें पता ही नहीं। ये बड़ी और इनके जो देखने वाले हैं वो इनसे ज्यादा निखद्द हैं, क्योंकि अंधे का नेता कौन? काणा। जी। काणे को जो नेता बनाओगे, बिल्कुल। तो ये काणे जो है, ये दोनों आंखें गई हुई हैं, उनके सामने एक आंख वाला जो है वो बेहतर, वो नेता हो जाता है। अंधों में काणा राजा, यही तो कहावत है। बिल्कुल। तो ये सारे ऐसे लोग हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। चीन आज के समय में हमारी सीमाओं पर सक्रिय युद्ध कर रहा है, हम उससे अपनी नजर बचा रहे हैं, और इसीलिए चीन का जिक्र कहीं नहीं आए। इसीलिए मोदी मीडिया ये कोशिश करता है कि चीन का जिक्र ना आए, चीन की हरकतें ना आए। आपने जो कहा थी, उन्होंने कहा कि हमने फिंगर 8 पे जो है एक झंडा फहरा दिया और लिख दिया हम अपनी जमीन का 1 भी इंच किसी को नहीं देंगे, ये लिख दिया, अपनी फोटो छाप दी। उसके प्रतिक्रिया में 2 दिन बाद जो है भारत सरकार की ने अपने सैनिकों को कहा, उन्होंने फोटो छाप दी। तो आप समझिए फिंगर 8 क्या है। फिंगर 8 आप ऐसे देखेंगे जैसे आप देखेंगे इस तरह, अगर आप 10 उंगली जोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, बिल्कुल। ये 8 फिंगर दिखती हैं। इंदिरा गांधी वहां पहाड़ ऊंचे नीचे इस तरह से, पहाड़ों की बनावट इस तरह, इसे इनका नाम फिंगर 8 है। जी। तो फिंगर 8 में हमारा 4 तक हम थे, 8 पे चीन था। चीन अब जब गलवान वैली में झगड़ा हुआ तो वो फिंगर 4 पर आ गया, हमने उसे खदेड़ा या जो भी हुआ, हमने उसे पीछे किया, फिर वो उस पर आगे नहीं आ गया। ये जो फोटो आई है, चीन ने तो अपने ऑफिशियल मीडिया पर डाली, लेकिन हमारे ऑफिशियल मीडिया ने नहीं डाली। हमारे रक्षा मंत्री को इस बात पे बयान देना चाहिए था कि ये फोटो क्यों गलत है और हमने जो फोटो दी है वो क्यों सही है, क्योंकि 2 फोटो एक ही जगह की एक साथ नहीं हो सकती। यानी मैं यहाँ बैठा हूँ, दोनों की फौजें एक साथ नहीं हो सकती, उस पॉइंट पे नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल। तो एक फोटो जरूर फर्जी है, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा, हमारे सेनाध्यक्ष ने नहीं कहा, हमारे सीडीएस जो नए बने हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जनता को कुछ नहीं पता। सरकार चाहती है कि चीन के मुद्दे की बात ही नहीं की जाए, और उसे ना करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन हमारी एक कमजोर नब्ज हो गई है, क्योंकि हम करेंगे तो हमें लगेगा। नहीं, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि चीन के साथ अडानी अंबानी का कारोबार बहुत बड़ा है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी काफी हद तक उन पर, हमने 6 लाख करोड़ रुपए का सामान उससे खरीदा है। नहीं, वो तो खरीदा है, लेकिन क्या ये रिश्ता दुश्मन के साथ दोस्ती और दोस्ती के साथ मोहब्बत का है? क्या है ये? नहीं, ये तो ऐसा है जैसे आप कारोबारी मोहब्बत, मेरा मतलब कारोबारी मोहब्बत क्या। देखिए, अडानी और अंबानी देश के उतने सगे नहीं है जितने कि आप कहिए मोदी जी भी उतने सगे नहीं है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं अपने बारे में सिर्फ, वो देश के बारे में, देश के लाभ हानि के बारे में नहीं सोचते, तो वैसे लोग जो है देश को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें सच्चाई पता होनी चाहिए। हमें लड़ना है दुश्मन से, तो ये कम से कम, ये हमारे गुप्तचर जाके क्या करते हैं, यही तो करते थे पहले फौज में जाके कि भाई उनके पास 100 लोग हैं, उनके कैंप में ये तैयारी हो रही है, वो ये हथियार जुटा रहे हैं, वो इस तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सूचनाएं हमारे पास आती थी तो हम उसकी तरह ही अपनी तैयारी करते, काउंटर इंटेलिजेंसी या काउंटर जो एस्पियोनेज होती है वो यही होती है। लेकिन हमारे को खबर दी नहीं जा रही, बताया नहीं जा रहा। खबर को कहते हैं जी इस खबर को ब्लैकआउट कर दो, इस खबर को दो ही मत। लेकिन आपको अपने दुश्मनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए और जनता को सचेत करना चाहिए कि चीन से हमें किस तरह लड़ना है। नहीं, आपने बहुत ही अहम चीजें बताई हैं, जिस तरह से आपने वो मशीनें बताई हैं कि इंसानों को हटा करके मशीनें उन्होंने लगा दी, उसमें बंदूकें हैं, उसमें एमनिशन है, और हमारी तरफ ऐसा है जैसे हम शायद अफीम खा करके सो गए। अब ये बताइए कि
ये तो और खबरों के ना देने या देने से हकीकत तो बदलती नहीं है। लेकिन लोग तो जागरूक होते हैं। हाँ, लोग जागरूक होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि इस वक्त जो ये नैरेटिव जो 24 घंटे में बदला, जो आप कह रहे हैं, इसका आने वाले इलेक्शन पर क्या वाकई कोई ऐसा असर होगा कि बीजेपी को या प्रधानमंत्री जी को हमदर्दी वाली वोट मिल जाएगी और फिर वो अपना कुछ फ़ायदा उठा लेंगे? क्योंकि अभी तक तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान ये सब चल रहा था। देखिए, हिंदू मुसलमान का इनका नैरेटिव फेल हो गया। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फेल हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस पे कोई आदमी वोट नहीं देगा। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया, इस पे कोई वोट नहीं देगा। ये यानी जितने भी बेचारे अपनी हरकतें पिछले 5 साल से करते रहे हैं, चाहे आरएसएस के लोग हों, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, सारे के सारे इनके नैरेटिव फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये मुद्दे जो है आम जनता के मुद्दे नहीं है। आज के समय में आम जनता का मुद्दा है खाने का, पेट भरने का, गरीबी का, गुर्बत का, अनएम्प्लॉयमेंट का, महंगाई का। ये मुद्दे हैं लोगों के। शिक्षा का, बच्चों को आप पढ़ने नहीं दे रहे, कॉलेज स्कूल बंद है 2 साल से। यानी सब काम होते हैं हिंदुस्तान में, रैलियां होती हैं, शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, जुलूस जलसे होते हैं, भाई स्कूल नहीं खुलते हैं। हाँ, बच्चों को नहीं पढ़ने देना, बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे, उनको अज्ञानी बना के रखना है, नालायक बना के रखना है, उनको जो है जानवर के स्तर पे रखना है, वो किसी चीज को सोच ना सके, उनके सोच को कुंद करके रखना है। इसके लिए ये सारा नैरेटिव है इनका। अब इनका हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फेल हो गया तो मोदी जी के हाथ पांव ठंडे हो गए। उनको लगता है कि मैं करूं क्या। तो उधर देखिए आप योगी जी क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को पटा लो, कैसे पटा लो। तो वो अब जो है थोड़े दिन से 5-6 बार सुनेंगे कि हम आतंकवादियों को ठोक देंगे, उनको मार देंगे, हमने कमांडो इकट्ठे कर लिए हैं। योगी जी बता रहे हैं, अरे साहब, देवबंद में एटीएस का सेंटर खोला है, एटीएस का सेंटर खोल के कह रहे हैं हमने 56 कमांडो खड़े कर लिए हैं। अरे भाई 56 कमांडो उसी को तो मारेंगे जो कोई हरकत कर रहा होगा। और यूपी में जो है मुठभेड़ हत्याएं जो होती हैं, वो उसमें कोई सही आदमी थोड़ी मरा है। हर आदमी उसको जो है आपने, देखिए हमारा संविधान है, संविधान कहता है कि हर अपराधी को अगर उसने चाहे भी किया, रेप भी किया है, तो उसको यू हैव टू ब्रॉट टू जस्टिस। यू हैव टू ब्रॉट टू जस्टिस का मतलब उसे अदालत में लाओ, अदालत में उस पर मुकदमा चले, उसको सजा मिले। सजा देने का अधिकार किसको? न्यायाधीश को। लेकिन ये कहते हैं सजा देने का अधिकार किसको है? वो जो आदेश जो है योगी जी देंगे। और किसको देंगे? एटीएस को। एटीएस को क्या कहेंगे जी? ठोक दो। अब ठोक दो से अब कल को अगर योगी जी कल को चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, क्योंकि योगी जी मरने तक तो चीफ मिनिस्टर ऐसा है नहीं कि वहीं पे उसी पोस्ट पे मरेंगे, और दूसरा आके कहे जी ठोक दो, तो योगी जी ठुक जाएंगे, तो फिर कहेंगे हाल ही ठोक दिया, अच्छा है। तो योगी जी तो खुद अपराधी है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, योगी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। योगी जी चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें भरना पड़ेगा इलेक्शन फॉर्म में कि मेरे पे फलाने मुकदमे चल रहे हैं, दंगा कराने के, हत्या करने के, बलवा कराने के 15 मुकदमे चल रहे हैं, 15 की लिस्ट आएगी, सब पढ़ेंगे। अब मोदी जी मान लो योगी जी यहाँ से खड़े हुए और ये पता चला इस आदमी पे तो 15 मुकदमे चल रहे हैं रॉयट्स के, तो गुंडे की क्या परिभाषा है? जितना अपराध जो था विकास दुबे का था, जिसको इन्होंने सरेआम मार दिया, उतना ही अपराध जो है उतने ही जो है योगी जी पे चल रहे हैं। अब योगी जी गलती से मुख्यमंत्री बन गए, अब उन्होंने भगवा वेश पहन लिया और वो कहते हैं कि मैं महंत हूं, तो इससे उनका अपराध कम नहीं होता कानून की निगाह में। वो यानी उन्होंने ये लिबास अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए, नहीं, ये लिबास पहन के गुनाह शुरू किया। ये साधु और शैतान वाली बात है। ये आधे साधु है, आधे शैतान है। तो साधु और शैतान वाली जो है वो कहे जी हम जो है ठोक देंगे, बट ठोक तो तब दोगे जब किसी आदमी ने गलती की हो। तो आप जो है जिन लोगों को ठोक रहे हैं, जिनको मार रहे हैं, योगी जी का पूरा कार्यकाल 5 साल का वहां पर जो है कानून व्यवस्था का मखौल बनाने का, निरपराध लोगों पे आप सोचिए कि कानून के तहत जो है उन पे कभी कभी कहेंगे, अरे साहब वो तो कह रहे हैं सोच ईमानदार, काम दमदार, ये दावा कर रहे हैं, हर दिन अखबारों में दे रहे हो। सोच ईमानदार, एक ईमानदारी की मिसाल तो बता दें जी, और काम दमदार एक काम बता दें कि ये किया हो। योगी जी और मोदी जी उल्टे होके लटक जाए तो नहीं बता सकते कि हमने कौन सा अच्छा काम 5 साल में यूपी की जनता के लिए किया है। यूपी पहले से ज्यादा बदहाल है, जो नीति आयोग ने खुद कहा, भाई नीति आयोग तो सरकार का ही है। बिल्कुल। उसने कहा कि विकास में सबसे नीचे कौन है? यूपी है। स्वास्थ्य में सबसे नीचे कौन है? यूपी है। बेरोजगारी में सबसे नीचे कौन है? यूपी है। जो शिक्षा में यूपी है। तो यूपी किस काउंट पे आ गया? अच्छा, बात काफी हो गई वक्त की। बहरहाल सोशल मीडिया पे हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब ये बताइए कि आप आने वाले इलेक्शंस का नतीजा क्या देख रहे हैं, जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं? पहली बात तो यह है कि पहले इस बारे में तो हम जब बात करें, जब चुनाव आयोग
डेट घोषित कर दें। अच्छा। तब उसके बाद जो भगदड़ मचेगी या उसके बाद जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होता है, गुणा भाग जमा घटा जो लोगों को करना है, पार्टियां इधर से उधर, नेता इधर से उधर जाते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखिए तो पंजाब में मोदी जी को किसानों ने रैली नहीं करने दी। वो पहली बार पहले देश के प्रधानमंत्री जो आधे रास्ते से खदेड़ दिए गए, चाहे वो सुरक्षा के कारण हो या कुछ भी हो। यानी लोग जो है वहां सतत हैं, तो इसका मतलब पंजाब में इनकी लुटिया डूब चुकी है। उत्तराखंड में भी किसान जो है उन्होंने पंजाब के किसान से प्रेरणा लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा किसान आंदोलन अगर कहीं से शुरू हुआ, किसके भरोसे चला, तो वो पंजाब के किसान है। तो उत्तराखंड में भी इनको दिक्कत होगी। और यूपी में किसान जो है, राकेश टिकैत है और दूसरे संगठन है, वो बड़े मजबूत हैं और वो इनको घुसने नहीं दे रहे। और जो इन्होंने जो अजय कुमार मिश्रा और टेनी जो है, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, तो किसानों के सामने रावण के रूप में जो है अब टेनी है। तो जब टेनी आएगा तब तब किसान जागेगा और किसान का गुस्सा मजबूत होगा। और जैसे लोग समझते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, तो मैं पहले भी कहता था कि इसने जड़ें जमा ली है, ये अंदर अंदर फैल रहा है। जैसे वट वृक्ष होता है ना, ऊपर से बढ़ता रहता है, फिर आप एक स्टेज के बाद उसे काट नहीं सकते, उसकी जड़ जो है 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। तो किसान आंदोलन जो है बड़ी तेजी से अपनी जड़ जमा चुका है। और जब तक किसान आंदोलन अब जगा हुआ है, किसानों की वजह से जो नौजवान जो बेरोजगार हैं वो जगे हुए हैं, महिलाएं, क्योंकि जैसे प्रियंका वाड्रा ने कहा कि भाई लड़कियों लड़ सकती हूँ, उससे लड़कियों में नया जोश आया है। तो इन सब चीजों को मिलाकर आप देखिए कि मोदी जी हताश हैं, निराश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अपना चुनाव जो है खुद करने की जगह, अब मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी कि भीड़ में जाकर वो जो रैली करते थे कि भाई मैं अपना एक दिखावटी शो है, वो नहीं कर पाएंगे। अब 14 में जो किया, 19 में किया, अब मोदी जी मैं कह सकता हूँ कि सड़क पर जो रैली करते थे, जो एक बड़ा लंबा जुलूस सा निकालते थे, वो अब नहीं निकाल पाएंगे। मोदी जी बख्तरबंद जो नई गाड़ी खरीदी है 12 करोड़ की, उसमें चुपचाप बैठे रहेंगे और कैमरे वाले दिखाते रहेंगे, देखो वो रोशनी में जो दिख रहा है, एलईडी की रोशनी में एक आदमी दिख रहा है ना जिसने मास्क लगा रखा है, ये मोदी जी। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी की ढलान पर है। और ये ढलान जो है बड़ी दुख देती है उन लोगों को जिन्होंने राजनीति में अच्छे कर्म नहीं किए होते। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि रविंद्र कुमार जी जो पॉइंट्स छोड़ते हैं सोचने के लिए, गौर करने के लिए, वो बहुत अहम होते हैं। आपने जो बताया कि ऐसे लोगों को बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है जिन्होंने लोगों के लिए अच्छे काम नहीं किए होते, ये बहुत ही अहम, और मैं समझता हूँ बहुत ही खुली आंखों से हम सब कुछ देख रहे हैं जिस तरह से हालात बन रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शन क्या होंगे, कैसे होंगे, आपने बताया। आपने ये भी बताया कि ये चीन से और दूसरे बहुत से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया, ये भी आपने बताया। और ये भी बताया कि पाकिस्तान को जिस तरह से वो इस्तेमाल करते रहे और अब उसे किस तरह से पेश किया जा रहा। मीडिया में बहुत ही दिलचस्प ये कहने की कोशिश की जा रही कि साहब पंजाब से तो अच्छा पाकिस्तान है। तो ये ऐसे गिरगिट की तरह से रंग बदलने वाले लोग कभी देश का, समाज का कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपने मीडिया वालों के बारे में भी बताया कि ये शायद कहीं वेटर का भी काम नहीं कर पाएंगे जो जिस तरह के ये लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गौर करने वाली हैं, समझने वाली हैं। दूर तक गौर करें, देश के लिए अच्छा सोचें, देश को अच्छा बनाएं, मिलजुल करके आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ यही हमारी सबकी कामना भी होनी चाहिए, कोशिश भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।